चलो बेटा, कोडिंग तो माई डेटा इज गोइंग टू फिनिश। तो ऐसे नहीं करो भाई, डेटा ध्यान से रखो आप, और पहले से सारी चीजें प्रिपेयर रखो। होमवर्क नहीं कर रहे हो तुम लोग। अब मैं पूछूं क्या, किसने क्या क्या होमवर्क किया है आज, पूछ लूं क्या? रोहित तो मना कर रहे हैं। गुड इवनिंग आर्यंश। ऐसे नहीं होगा काम। और इस वीक मैं सोच रहा हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, चाहे तो पीवाईक्यूज की, चाहे तो जितना आप लोगों ने होमवर्क किया है उसकी मैं रिपोर्ट ले लूँ आप लोगों से, और सबका प्रोग्रेस देख लूँ। आपसे बोला तो था वेक्टर वाली क्लास ले लो। या तो वेक्टर वाली क्लास ले लूँ, वेक्टर वाली संडे को ले लेना क्लास, ठीक है? वेक्टर सीख लेना, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तुम लोग अभी दिसंबर में आ गए, अभी तक तुम लोगों को वेक्टर नहीं आ रहा है? हाँ? अरे सर वो तो आ रहा है, पर क्या है कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है ना। चलो ठीक है, कवर कर लेना ना। चलो ठीक है। और बीच में एक क्लास में लूंगा जिसमें मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा कि किसने कितना कितना होमवर्क किया है और किसकी कितनी कितनी कैपेबिलिटी है। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उन क्वेश्चंस को एक एक बच्चे से लगवाऊंगा, जिसे जिसे मुझे समझ में आएगा। गुड इवनिंग, ठीक है? फिर समझ में आएगा कि आप कहाँ तक कर रहे हो, कहाँ तक समझ रहे हो। या ओरल टेस्ट एक काइंड ऑफ हो जाएगा, कि वर्बल टेस्ट हो जाएगा, कि सब किसी से उठा के कुछ भी सवाल पूछ लूंगा यूनिट डायमेंशन से। सी व्हाट बेटा? 1 से 7 चैप्टर का डाउट क्लास पूरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। वो तो बेटा अभी पॉसिबल नहीं है सर। ऑप्टिक्स वाला का रख लो एक। ऑप्टिक्स कहाँ पहुंच गए तुम अभी? सर स्कूल में ऑप्टिक्स चल रहा है। ऑप्टिक्स तो क्लास 12th का है सर। 11th में ऑसिलेशन होगा यार। ऑसिलेशन। चलो, तो ये बातें अब लास्ट में हम करेंगे। आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम देख रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर, लेक्चर नंबर 6। आज का टॉपिक है ग्राफ्स। 11 फिजिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की तारीख है 21/25। आज हमारे पहली ऐसी डेट है जिसमें 25 स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ग्राफ्स पढ़ेंगे आज हम, वेरिएबल एक्सेलरेशन जो पूछ रहे थे लास्ट क्लास में वो पढ़ेंगे, और रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 1D। इसके बारे में थोड़ा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा रखा मैंने शुरू में। वेरिएबल एक्सेलरेशन 1D और रिलेटिव मोशन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, 1 2 1 2 2। लेकिन ये इसको इतना हल्के मत लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन का, चाहे रिलेटिव मोशन का, ये हर जगह यूज होगा। रिकॉल कॉन्सेप्ट में बात करूं तो मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ पढ़ाए थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, ये हो गया एक्सटी ग्राफ, ठीक है बेटा? एक्सटी ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो इसका वीटी ग्राफ का शेप बताओ मुझे जरा। वीटी ग्राफ, माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ कर ले भैया। इसका माइक ऑफ है, माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए। हाँ चलो, तो इसका एक्सटी ग्राफ मैंने बता दिया। ये कौन से शेप का एक्सटी ग्राफ है? ये पैराबोलिक शेप। तो इसका जो, अच्छा ये जो इसकी जो इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन, कौन सा शेप का पैराबोला है? क्या ये सी शेप का है कि इन्वर्टेड सी शेप का है? क्या ये बाउल है कि ये इन्वर्टेड बाउल वाला शेप का है? बाउल वाला शेप का। तो बाउल वाले शेप की इक्वेशन क्या थी? इन्वर्टेड बाउल। वेरी गुड रोहित, जल्दी बाउल वाले आप पीछे देखिए। क्या थी बेटा? ये आपको हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और आपने देखा था कि क्या थी इक्वेशन बाउल वाले शेप की। तो जो बाउल वाला शेप था उसके इक्वेशन y²= 4ax। नहीं बेटा, y² = 4ax कौन सा शेप था? ये इन्वर्टेड सी शेप था। y² नहीं, सी शेप था। y² - kx जो था इन्वर्टेड सी शेप था। और x² ky जो इक्वेशन थी वो बाउल की थी, और इन्वर्टेड बाउल की इक्वेशन x² - ky थी। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे पूछा है उसकी जो इक्वेशन होगी पैराबोला की, वो होगी x² = ky। तो इसकी जो इक्वेशन होगी x² = ky होगी। अच्छा, इस इक्वेशन की डिग्री बताओ। डिग्री मतलब समझ रहे हो? मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में कितनी है? 2। अब यहाँ पर जो शेप बनेगा, अब यहाँ पर जो शेप बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इक्वेशन बताइए इसकी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन
ठीक है 2 होगा, वेरी गुड रोहित, जे ने भी सही बताया, जल्दी बताओ इक्वेशन बताओ। y is equal to mx plus c, y is equals to mx plus c हो जाएगा, वेरी गुड। अब उसके बाद इसकी डिग्री बताओ आप, इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब इसका 80 ग्राफ बताओ, 80 ग्राफ बताओ। Straight line with slope 0. line parallel to Line parallel to x-axis. T. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर स्ट्रेट लाइन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कोई मुझे बता सकता है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 0। ऐसे y इक्वेशन is equal to 0. x कांस्टेंट x सॉरी y is equals to c, y is equals to सही x is equals to, ये y is equals to कांस्टेंट होगी, यानी कि हमें कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, नो वेरिएबल। y की वैल्यू पता है हमको कितनी है, c है, जो भी c होगी, 3 होगी 4 होगी, जो भी सपोज कर लेते 3 होगी। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हुई? 0, वेरिएबल ही नहीं, 0 हो गया। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने रिकॉल कॉन्सेप्ट बता दिया। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया कि द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हाँ 2 0, सोहानी वेरी गुड, वंशिका वेरी गुड, ठीक है। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ दिया, बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। देखो पोजीशन ये कैसा दिया गया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी कैसी बनेगी, पैराबोला बनेगी क्या? No sir. नो सर, वेलोसिटी कैसी बननी चाहिए यहाँ पर? स्ट्रेट Sir, parallel to इसकी डिग्री कितनी है? ये इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी? 1. हाँ इक्वेशन, जो इक्वेशन बताइए, इक्वेशन डिग्री आपने 1 बताया, y सही is equal to mx पैरेलल टू plus एक्स एक्सिस, सोहानी ने सही बताया कि इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। बताइए वरुण, पोजीशन की इस y is इक्वेशन equal to mx plus c. y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अगर ये y इक्वल्स टू mx प्लस c पोजीशन, तो वेलोसिटी का ग्राफ गलत है, आप लोगों ने सही बताया। लेकिन वेलोसिटी का जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y equals c. y is equals to c बने। कैन वी आस्क द वे ऑफ सॉल्विंग जे क्वेश्चन आवर डाउट ग्रुप? हाँ अरे बेटा बिल्कुल, अप्रोच ही तो मैं पूरा हमेशा बोलता हूँ, अप्रोच पूछा करो हमेशा। और एक्सेलरेशन फिर इसका होगा ही नहीं, है ना, उसका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी फिक्स हो गई, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये ग्राफ गलत हो गया। ये बी बताओ, ये कौन सा शेप का हो गया भाई? पैराबोला। इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी? y square equal kx. हाँ आदित्य ने सही जवाब दिया, मुझे लगता है बी होगा। y स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर नहीं होगा, अभी बताया। बाउल की इक्वेशन क्या थी? उसकी डिग्री क्या हो गई इक्वेशन की? 2 हो गई। वेलोसिटी का सही बना है कि नहीं बना? सही, गलत है सर, सही बना है। अब सही है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? y is equal to mx plus c. कितनी हो जाएगी? 1. डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिग्री 2 थी, यहाँ पे डिग्री 1 है। और एक्सेलरेशन का यहाँ पे इक्वेशन बताओ। y equals c. y is equal to 0. पुरानी रिकॉर्डेड क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप अपने ग्रुप में जाइएगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को ओपन करिएगा तो स्प्रेडशीट ओपन होगी। उस स्प्रेडशीट में बहुत सारे टैब्स होंगे, एक टैब ओपन करिएगा रिकॉर्डिंग लिंक वाला। रिकॉर्डिंग लिंक वाला टैब जब आप ओपन करेंगे तो 3 आपको सेक्शन मिलेगा, 3 पार्ट्स दिखेंगे, एक पार्ट में फिजिक्स, एक पार्ट में केमिस्ट्री, एक पार्ट में मैथ्स। तो फिजिक्स वाले पार्ट में सारी शीट्स अपडेट है, सारे क्लास लिंक अपडेट है। तो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल आपको सही दिख रही है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सबसे आसान चीज जो है वो ग्राफ है, और शायद मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है ग्राफ, लेकिन सबसे आसान चीज आपने सही बताई। बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह हम तो यहाँ पे आसानी से सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने ग्राफ भी बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है, ग्राफ देखा आपने। अब हम ग्राफ में अब यहाँ पे क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ एंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम एटी ग्राफ। अब हम वीटी ग्राफ लेंगे और वीटी ग्राफ से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब हम एटी ग्राफ लेंगे, एटी ग्राफ से निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट होता है। और उसको निकालते कैसे हैं? एरिया ग्राफ से कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है, ये आपको वीटी ग्राफ दिया गया है और ये एक्चुअल ग्राफ का पोजीशन है, एक्चुअल ग्राफ का शेप है, और मुझे इस पॉइंट T1 से इस पॉइंट इस टाइम T2 तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 4 इज कांस्टेंट एमएसटी। हाँ, ये कौन है भाई? शर्मा। अरे यार ये शर्मा तो रोज परेशान करने आ जाता है। शर्मा वही है सर।
एक ही तो इम्पोस्टर है क्लास में। सर इसको वो कर दो, ब्लॉक कर दो। इसको मैं निकाल रहा हूँ शर्मा को। ब्लॉक कर दो सर इसको। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ मैं। कहीं जे तो नहीं इसको लिंक दे रहा, हंस रहा था वो भी एक्शन में। चलो मैंने ब्लॉक कर दिया है। चलो बेटा अब देखो, तो हम क्या करना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालना है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैसे निकालिए, आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ का ये शेप दिख रहा है पैराबोलिक नेचर का, और मुझे इस पॉइंट T1 टाइम T1 से टाइम T2 के बीच की डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया जो जिस पे ग्राफ की बात कर रहे थे, दूसरा पॉइंट लिया जिस पे ग्राफ की बात कर रहे थे, वहां से वर्टिकल लाइन डाला, यहाँ से वर्टिकल लाइन डाला, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन आपने डाला है उसके बीच का जो शेप हो रहा है, उसी शेप का जो एरिया होगा, उसी शेप का जो एरिया होगा वो कहलाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और इस एरिया ऑफ वीटी ग्राफ की मदद से आपको क्या निकलेगा, डेल्टा एक्स, यानी कि क्या निकलेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालेंगे। अब यहाँ पर जो शेप है बड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा शेप है, ये आप नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला या रेक्टेंगल का फॉर्मूला या सर्कल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला लगा करके एरिया नहीं निकाल सकती। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। सिंस अ नेगेटिव वेलोसिटी कॉजेज अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस टेकन एज नेगेटिव इन सिमिलर वे। ये दूसरी बात अभी बताते हैं उसको, अभी ये बात जो मैं समझा रहा हूं। तो अब मुझे इंटीग्रेशन की मदद से निकालना होगा। डेल्टा एक्स क्या होगा भाई, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डेल्टा एक्स को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालेंगे कैसे, हम यूज ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, द ग्राफ, इंटीग्रेट करेंगे ग्राफ को बिटवीन द गिवन पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ ग्राफ। तो हम इंटीग्रेट का सिंबल लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ ग्राफ लिखेंगे, और इक्वेशन ऑफ ग्राफ लिखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम एक्सिस है तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे dt, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे dt। और उसके बाद नीचे जो ग्राफ के नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर लिमिट t1 और ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट t2, यानी कि किस पॉइंट से हमने शुरू किया और किस पॉइंट तक एंड किया। ये वो पॉइंट है जहां से हमने शुरू किया था, जिसको हमने t1 नाम दिया है, और ये वो पॉइंट है यहाँ पे हमने T2 नाम दिया, ठीक है। तो T1 पॉइंट से T2 पॉइंट तक की बात कर रहे थे, तो T1 आपका लोअर लिमिट नीचे लिखा जाएगा, T2 अपर लिमिट आपका ऊपर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है जो कुछ यू शेप का है, और मैंने कहा कि इस पॉइंट 3 सेकंड से लेकर के इस पॉइंट 6 सेकंड के बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो क्या होगा, आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या चाहिए, आपको चाहिए इक्वेशन। चलिए अभी आपको इक्वेशन दी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो मैं अपने पास से एक इक्वेशन आपको दे देता हूं। क्या इक्वेशन दूं जो आसानी से आप समझ सको, तो चलो मैं एक इक्वेशन ऐसी दे देता हूं जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो चलो मैं इस ग्राफ की इक्वेशन दे देता हूं, जो आपका ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ था और ये एक्सटी ग्राफ था और ये एक्चुअल ग्राफ का पाथ था, और यहाँ से ये एरिया आपको निकालना होगा जो आपको डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये टाइम 3 सेकंड दिया था, ये टाइम 6 सेकंड दिया था। और मैंने क्या किया कि वीटी ग्राफ था, तो हर ग्राफ का आपने पीछे देखा, इक्वेशन बताया है। अब ये पैराबोलिक शेप है, तो पैराबोलिक शेप का आपने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बोला था, के वाई बोला था, करेक्ट। उसी एक्स पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो मैं लिख दे रहा हूँ टी स्क्वायर, के कुछ ले लेता हूँ 4 और वाई ले लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी v, करेक्ट। ये आपको इक्वेशन दी गई है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? सर हाउ के इज 4 सर? K is constant, भाई बेटा, K is constant. It will be given to you in the question. You don't have to figure out that. Okay, I'm giving. from myself. हाँ बेटा। Okay. सर जो इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू ky, उसको x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay नहीं ले सकते? 4a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ले लिया कांस्टेंट की वैल्यू 4, ठीक है। वो मैथ्स में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है वो, आपके मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2v, ठीक है। अब हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dx अपॉन dt, करेक्ट। या मैं उधर से लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। उसी चीज को दोबारा हमको समझना है। हम लेट्स सी क्या होता है रोहित। अब dt को उधर भेज दूंगा तो dx इज इक्वल्स टू v dt, उसी चीज को जो पीछे समझाया उसको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, अब मुझे चाहिए वेलोसिटी v इंटू dt, हमको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, कि नहीं समझ में आई? यस सर। अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, और मैंने ये भी बता दिया, इसमें डेटा एक और दिया हुआ है कि जब टाइम 3 सेकंड था तो इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और आप सिर्फ फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। जो पीछे बताया था वही सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि dx की बात कर रहे हैं हम कि टाइम, सॉरी xt ग्राफ था ना, सॉरी xt ग्राफ था ये 3 मीटर ले लो, ये आप ले लो, क्वेश्चन मार्क ले लो, x ले लो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हम x और t में इक्वेशन है ना बेटा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वीटी ग्राफ से निकलती है ना, है डिस्प्लेसमेंट तो वीटी ग्राफ के एरिया से निकलती है। हाँ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हाँ एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा ना बेटा। आप देखो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, रुको मैं फिर से इसको करेक्ट कर लेता हूँ, सारी चीजें कुछ तो इधर उधर कर दिया। अच्छा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको निकालना है, तो ये आपको वेलोसिटी होगा एक्चुअल में, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी होगा एक्चुअल में। और आपने ये टाइम दे दिया 3 सेकंड और ये टाइम दे दिया 6 सेकंड, और उसके बाद आपने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है भाई, dx अपॉन dt होता है, और dx क्या हो जाएगा आपका v dt हो जाएगा। और पीछे मैंने आपको अभी यहाँ पे मैंने क्या दिया था, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ky दिया था, करेक्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह वेलोसिटी का v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और टाइम दे दिया t, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t दे दिया। तो अब हम यहां तक इक्वेशन हमको समझ में आ गई जो मैंने आपको दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना बेटा, समझने वाली बात है बस। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे x1 और ये इंटीग्रेट करेंगे x2। x1 पोजीशन कब थी, जब टाइम 3 था, ठीक है, जब टाइम 3 था तब पोजीशन उसकी x1 थी। x2 पोजीशन कब थी, फाइनल पोजीशन, xi xf लिख सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, x इनिशियल और x फाइनल। और जब टाइम 6 हुआ तो ये इसका x फाइनल हो गया। यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आई? यस सर। चलो बेटा, यस सर। अच्छा, और x इनिशियल किस टाइम पर था, 3 सेकंड्स पर था, तो यहाँ पर dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और लिमिट जो रखेंगे टाइम की रखेंगे। टाइम की इनिशियल लिमिट क्या थी, शुरू में टाइम जब हमने काउंट किया तब कितना था, 3 था, और जब हमने टाइम खत्म किया तो कितना था, 6 था। ये मैंने आपको कहा, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा भैया, v तो मुझे पता नहीं, लेकिन v की इक्वेशन पता है। अब जरा मुझे आप बताओ कि अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू 4t है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट टी। वेरी गुड, अंडर रूट टी हो जाएगी, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अब हम करेंगे, लास्ट में लिमिट डालेंगे। अभी मैं इक्वेशन v की वैल्यू रख देता हूं, क्या है, 2 अंडर रूट टी और dt। लास्ट में हम लिमिट रखेंगे, लिमिट शुरू में रख दिया, बार बार लिखने में इशू होता है तो मैं लास्ट में रखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx को मुझे बता सकता है कितना होगा, डेल्टा x। अभी डेल्टा नहीं होगा, अभी डेल्टा नहीं होगा। अब देखो, अभी लास्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी सिर्फ से आप मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dx बताओ। देखो आप बात सही कह रहे हो, फाइनल रिजल्ट बताओ, q/3। हाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 1 मान लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। x, हाँ विशाल ने सही बोला, x होगा। कैसे होगा, अच्छा, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, करेक्ट।
सारे बच्चों को ये बात समझ में आई क्या? किसी भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है 1 होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन का रूल पिछले क्लास में आपको बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का जो रूल होता है वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। वही रूल यहाँ लगाओगे तो 0+1 अपॉन 0+1, जो पावर है +1 कर दो, वही सेम पावर नीचे लिख दो। सॉल्व वो करके ये कितना बन जाएगा x, करेक्ट? यस सर। अब लिमिट ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, लिमिट लिख दो x इनिशियल और x फाइनल, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ √2 √t dt। अब t को जो रूट है उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं 1/2। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन का रूल लगा दो तो क्या लगेगा? इंटीग्रेशन का रूल t टू द पावर कितना 1/2 + 1 अपॉन नीचे भी सेम एग्जैक्ट 1/2 + 1। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अभी इसको हम रखेंगे, अब हम इसको अभी लास्ट में रखते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। x इनिशियल आप कैसे भी कर सकते हो, बट मुझे आपको समझाना है तो मैं धीरे धीरे स्टेप्स आपको समझा रहा हूं। तो अब ये चीज ऐसे की ऐसे चली आ रही है। यहाँ पे x इनिशियल है, x फाइनल है, हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, लास्ट में लिख लेना ज्यादा अच्छा होगा। तो हमने इस पर रूल लगाया इंटीग्रेशन का, तो ये बन जाएगा t टू द पावर 3/2 और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, लिमिट को मैं कर दे रहा हूँ इसको 4 और इसको कर दे रहा हूँ 9, ठीक है। इसको कर दे रहा हूँ 4 और इसको कर दे रहा हूँ 9, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जब मैंने इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया तो अब इसके ऊपर लिमिट्स लगेंगी। लोअर लिमिट क्या थी? 4 थी, और अपर लिमिट क्या थी? लास्ट में कहां पहुंचा था? 9 थी। अब उसके बाद मैं लिमिट्स को रखूंगा। लिमिट्स को रखने का तरीका क्या है? पहले आप अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस। Sir, you forgot 3/2 in denominator, sir. हाँ, 3/2 is also there. The 1/2 + 1 will be what? 1/2 + 1 will be 3/2. So on further solving, ये becomes 2 × 2/3. ये रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा और t टू द पावर 3/2 बचा रह जाएगा हमारे पास। और ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया? x इनिशियल और ये x फाइनल, करेक्ट? यहाँ तक बात सही है क्या? 3/2 आएगा विशाल? आई डोंट नो, लेट्स सी। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 3/2 और ना आए, पता नहीं, आई डोंट नो। अब हम क्या करेंगे? लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका क्या है कि फाइनल लिमिट पहले रखते हैं, माइनस करते हैं, और इनिशियल लिमिट फिर उसके बाद रखते हैं। तो फाइनल लिमिट रखेंगे तो xf हो गया फाइनल वैल्यू, माइनस रखेंगे, फिर इनिशियल लिमिट रखेंगे, xi हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। अब यहाँ पे ये सॉल्व करूंगा तो 4/3 हो जाएगा। अच्छा, t में फाइनल लिमिट अपर लिमिट रखूंगा 9 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 4 टू द पावर 3/2। अच्छा, 9 टू द पावर 3/2 सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा बेटा? 9 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा? 9 3 का स्क्वायर हो गया। उसके ऊपर पावर 3/2 है। पावर पर पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सॉल्व होके कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 3 टू द पावर 3 माइनस। उसी तरीके से ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन पावर 3/2 तो 2 की पावर 3। हाँ, तो ये भी क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 3। अच्छा, 3 का क्यूब क्या कहलाता है? 27, और 2 का क्यूब क्या कहलाता है? 8, करेक्ट है? हाँ, अब 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा बेटा? 19। अरे 19 बच जाएगा। तो 19 4 का कितना हो जाएगा? 76 अपॉन 3। और x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही क्या कहलाता है? डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा x मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 76/3 मीटर। आई बात समझ के सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ बेटा, 2√t कहाँ से आया था? यहाँ पे जो पहला स्टेप किया, 2√t कहाँ से आता है? ये देखो इक्वेशन जो थी मैंने आपको इक्वेशन दी थी कि इस ग्राफ की इक्वेशन जो है वो v² = 4t है। जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन v² = 4t मैंने दी थी, ठीक है। और मैंने कैसे दी थी ये भी समझाया कि ये किस पैटर्न पे मैंने दी है। ये किस पैटर्न पे दी थी? ये आपने पीछे पढ़ा कि जब पैराबोलिक बाउल वाला शेप का ग्राफ होगा तो x² = ky के पैटर्न पे इक्वेशन रहेगी। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम वो है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है? अच्छा, x² = ky था ना? ओहो, x² = ky था, तो x एक्सिस पे टाइम, तो यहाँ t² होना चाहिए था। चलो हम उन्हें शुरू से करना पड़ेगा। क्या? t² = k, और y एक्सिस पे वेलोसिटी था, तो ये और आसान हो जाएगा अब हमारे लिए। खैर, फिर से कर लेते हैं। बात समझ आई क्या आप लोगों को? क्या गलती किया हमने? समझ आया क्या गलती किया हमने? हाँ, यस सर। x एक्सिस पे क्या है? यहाँ पर टाइम t है, यहाँ पे t²। कांस्टेंट कुछ भी दे देता हूँ मैं, 4 दे देता हूँ। और y एक्सिस पे क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी। तो कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं।
हाँ सर कांस्टेंट में 4 के साथ ए नहीं आएगा। बेटा अभी बताया ना कि जो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये 4 एक कांस्टेंट है, ये 4 एक कांस्टेंट कुछ हाँ भी सर 4 है जब कांस्टेंट है, लेकिन जब वहाँ 4 रखना है तो उसके साथ ए नहीं रखना। नहीं, मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली है बेटा। अच्छा हाँ, तो ये इतना मैटर यहाँ नहीं करेगा, मैथ्स में मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v ले लिया हमने। अब टी स्क्वायर, अच्छा मैंने जो इक्वेशन ली है, चलो मैंने कोई भी इक्वेशन दे दी, मैंने कुछ भी इक्वेशन दे दी, पीछे मैंने इक्वेशन दी थी आपको v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t, ये इक्वेशन बेटा मैंने दी थी खुद से, ठीक है। और जो भी इक्वेशन रही होगी उसका ग्राफ फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो दैट इज डिफरेंट। क्वांटिटी चेंज कर दो दोनों की आपस में। हाँ ठीक है, अब वो आप करोगे। तो ये मैंने इक्वेशन दी थी बेटा जो आप पूछ रहे थे। अब आपने पूछा कि सर ये 2√t कैसे आया, तो मैंने देखा यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन का रिलेशन बैठाए थे वहां आएगा वेलोसिटी इनटू dt, लेकिन मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं पता थी, वेलोसिटी के स्क्वायर की इक्वेशन पता थी, तो मैंने इधर से स्क्वायर हटाया तो उधर स्क्वायर रूट हो गया 4t। अब उसको सॉल्व किया तो 2√t आ गया, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 2√t। तो इस तरीके से 2√t आया, ठीक है। ग्राफ पलट दो, हाँ बेटा बिल्कुल ग्राफ पलटने पर ही सही हो जाएगा, सही बोला बिल्कुल, ठीक है। समझ में आने वाली इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये आपको करना कैसे, और आपने पैटर्न बच्चों ने बहुत अच्छा पकड़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, और सब समझ रहे। नहीं, टी को ये पी, टाइम को ये, ग्राफ पलटने की बात कर रहे हैं, शेप पलटने की बात कर रहे हैं बेटा, वो नहीं बात कर रहे हैं, वो सी और इन्वर्टेड सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम का वो नहीं कर सकते, वेलोसिटी की जगह टाइम रखना है और टाइम की जगह वेलोसिटी, वो करना है। हाँ, ये जो आप विशाल आप कह रहे हैं ग्राफ, जे आप कह रहे हैं कि टाइम को वाई पे नहीं रख सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाई पे नहीं रख सकते, टाइम इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे हैं, वो ग्राफ पलटने का मतलब वो ग्राफ का शेप पलटने की बात कर रहे हैं कि बाउल इन्वर्टेड बाउल की जगह सी इन्वर्टेड सी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ तक, हाँ बेटा। सर आपने इनिशियल और फाइनल की जो वैल्यू है वो चेंज क्यों की? ताकि आसानी से स्क्वायर कट जाए, वरना बड़ी अजीब सी वैल्यू आती है, अब कहते हैं मजा नहीं आया। ओके सर फिजिक्स में भी मजा? अरे सबसे ज्यादा मजा फिजिक्स में ही बेटा, मैथ्स में लेकिन कुछ ज्यादा ही मजा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैथ्स, लेकिन फिजिक्स में जो अलग से धीरे धीरे वाला सुकून मिलता है, मैथ्स में अचानक से इंस्टेंट सुकून मिलता है, इंस्टेंट जो दिमाग घूम जाता है वो ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने देखा कि सर ने ग्राफ गलत बनाया है, तो बच्चों ने मुझे टोक दिया कि सर ग्राफ गलत बनाए हैं। तो अब आप बच्चे लोग क्या करेंगे कि आप ग्राफ सही बनाओगे, और ग्राफ सही बना करके फिर इक्वेशन को आप करोगे, फिर आप वापस से उसी ग्राफ को सही बना करके, एक मिनट, अब आप लोग ग्राफ फिर से ग्राफ की इक्वेशन सही बनाओगे। मुझे इतना अच्छा लगा, सारे बच्चों ने बताया कि सर ऐसे यही ग्राफ रहेगा, वापस से मैं वही ग्राफ बना रहा हूं। अब आप लोग मुझे खुद बताओगे कि ये ग्राफ आपने बनाया, ये मैंने 3 दिया वैल्यू, चलो वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वैल्यू दे देता हूं मैं 16 और वैल्यू दे देता हूं मैं 25, ठीक है। और ये वेलोसिटी हो गया और यहाँ टाइम हो गया। अब ये कौन सा शेप है, बाउल है कि इन्वर्टेड बाउल शेप है? बाउल शेप की इक्वेशन क्या बताई थी अभी आपने? एक्स स्क्वायर इक्वल ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो जो 4a वाला वो मैथ्स में पढ़ना है, यहाँ नहीं। एक्स एक्सिस पर यहाँ पे क्या है, टाइम है कि वेलोसिटी है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ले लो कुछ भी ले लो, के की वैल्यू 3 ले लो, चलो। वाई वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी, ठीक है। चलो, तो अब आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओगे फटाफट। तो कौन मुझे बताएगा सबसे पहले, क्या लिखूं मैं? अरे तो पीछे वाले जैसा ही डायग्राम है, बिल्कुल सही है डायग्राम। पीछे इक्वेशन हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इधर की जगह उधर कर दिया था। अब सही इक्वेशन लिख रहे हैं और अप्रोच वही लगाएंगे। सर dp upon dt, हाँ, v is equals to dx upon dt लिखेंगे हम, ठीक है सर। in the previous slide you have solved the same graph, sir, parabolic graph, but values are different. But you took that equation as v square is equal to 14, sir. But here you are taking the equation as x square is equal to t square is equal to 3b. Yes, exactly. Because in this equation, in this graph, the graph should be in this pattern. X square is equals to ky. On the x-axis, here it is t. T square is equals to k, whatever the constant k, and y on x. But mistakenly, I gave this equation and I solved all through the process. So I'm not going to change this. So that's why I solved the equation on this
I solved all the integration on the basis of this equation, which is not correct for this graph. So now the correct graph and related correct equation is here, as you guys are telling me. Sir, now the you guys correct graph, sir, the correct graph for the previous sum is what, sir? Can you draw it, sir? What is this? V square is equals to 4t. Okay, what is V? V on y-axis, so y square is equals to, this is k constant, y square is equals to kx. What should be the shape of y square is equals to kx? The shape of y square is equals to kx should be like this C. Oh, okay, sure. See here. But if it is negative, it should be inverted like that. Yes, exactly. It would be inverted C plus, that's it. So mistakenly we did a little mistake, but that's not something ki blunder, but the process you guys understood. Now you guys will tell me ki what I should do next. You guys told me that V is equals to dx upon dt. So dx, Sir, V dt equals to dx. V dt is equals to dx. Now what is the next? 27. Neeraj Joshi ka answer kiya. Integrating both sides. पहले टाइम की लिमिट यहाँ पे किसकी लिमिट रहेगी? टाइम की लिमिट रहेगी कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की लिमिट रहेगी? इधर राइट साइड में टाइम लिमिट, सर। टाइम dt की रिस्पेक्ट में कर रहा है। लोअर लिमिट क्या है टाइम की? 16। हाँ, और अपर लिमिट क्या है टाइम की? 25। मैं आसान वैल्यू कर दूंगा, नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो अब बताओ, टाइम की लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4 और डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट xi इनिशियल और अपर लिमिट x फाइनल, ठीक है। चलो dx का इंटीग्रेशन x 27/4 आ रहा है, किसी का 27 आ रहा है, नीरज का 27 आ रहा है और ईजान का 24, ठीक है। देख लेट्स सी, अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, फाइनल रखेंगे लिमिट। v का वैल्यू बताओ, v की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, जल्दी से बताओ। t के टर्म्स में v की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, तो ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का रूल नहीं लगा सकते v पर, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन होनी चाहिए। v के फॉर्म में इक्वेशन काम नहीं करेगी। अब 1/3 क्या है भाई? कांस्टेंट है, तो 1/3 को बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, और अब इंटीग्रेशन लगा दो t²/dt। ये सारे स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, फटाफट बता सकते हो जब आपका कमांड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए यहाँ बताओ क्या होगा। t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, t2 + 1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, करेक्ट। चलो तो ये बन गया t³ अपॉन 3 3 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x ब्रैकेट में आ गया, और इसको सॉल्व करने के बाद ये भी क्या आ गया? ब्रैकेट में आ गया। अब लिमिट रख देते हैं इसमें x इनिशियल और लिमिट रख देते हैं इसमें x फाइनल। टाइम की क्या क्या लिमिट रखना है? 56/9 आ रहा है। t²/3 गेम नहीं हुआ बेटा, t² का इंटीग्रेशन हमने किया है, और ये क्या होगा? 2 + 1 अपॉन 2 + 1, जो पीछे हमने आपको रूल समझाया ना, x⁴n dx का जो रूल आपको समझाया है उसके रूल लगाया हमने, ठीक है बेटा। चलो तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा? t³ और 2 + 1 नीचे क्या हो जाएगा? 3, तो वही लिखा है मैंने t³/3। चलो सर एक बार बता दें, जैसे वो इंटीग्रेशन 2 से 4 तक की लिमिट थी, v dt था, हाँ, t²/3 t²/3 था ना बेटा, तो 3 तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया ना इंटीग्रेशन से, नीचे से अलग कर लिया बाहर, 1/3 याद तो गया। अच्छा सर, वो ऊपर वाली वैल्यू को आपने रखी हो क्या सर v की? क्या बेटा? ऊपर वाली वैल्यू क्या? हाँ सर, ये जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से v की वैल्यू रखे आपने? यस, यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे v पे आप इंटीग्रेट करोगे, लेकिन इंटीग्रेट तब करोगे जब v को रखोगे। तो यहाँ से v कैसे आएगा? इस इक्वेशन से v कैसे सब्जेक्ट बनाओगे? अकेला कैसे करोगे? अकेला करोगे सब्जेक्ट बनाओगे तो t²/3 ही तो आएगा। यस सर। तो फिर ये रख दिया मैंने v की वैल्यू। अब यहाँ पे टाइम t वेरिएबल है और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन का रूल लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन का रूल लगाया तो t³/3 आ गया। 56/9 अंजलि का आ गया। भाई तुम लोग जल्दी जल्दी करो, सुहानी का भी आ गया, हर्षित का भी आ गया। सर उसकी लिमिट फिर 2 से जो 4 थे उसको अब लिख देता, बार बार कैलकुलेशन में नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख रहा हूँ मैं। अब बताओ लिमिट, लोअर लिमिट कितनी थी? 2, और अपर लिमिट कितनी बताई आपने? 4। बस अब डाल दो इसमें। पहले अपर लिमिट डालूं कि लोअर लिमिट डालूं? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा? x फाइनल, फिर माइनस सिंबल लगाओ, x इनिशियल। यहाँ पे
1/9 को थोड़ा बाहर साइड में लिखो और अब ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट डालोगे 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब इसको थोड़ा सॉल्व, एक्स फाइनस मैंने एक्स इनिशियल कहलाता है डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये 1/9 हो गया। 4 का क्यूब कितना होगा बेटा 64 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा ना, अपॉन 9 हो जाएगा सर 56 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो आ गया वो आ गया आपका 56/9 मीटर आ गया। ठीक है, मेरी वैल्यू थोड़ा सर के की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। हाँ बेटा क्वेश्चन में दी होगी, यहाँ के की वैल्यू 3 दी है। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। पूछना है, यही वो ग्राफ का एरिया है जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन की मदद से। ये एरिया आपने निकाल लिया, कितना आया एरिया 56/9 आ गया। और यही एरिया वीटी ग्राफ का क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बात समझ आई क्या? यस सर ग्राफ की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? नहीं फाइंड आउट नहीं करना, आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको दिया जाएगा इक्वेशन। यहाँ पे भी मैंने आपको दिया है, टी अपने मन से दिया, t² = 3v, पर वो किसी पैटर्न पे दिया है मैंने यहाँ पे। वो पैटर्न भी पीछे से जो आपको समझाया है ना कि पैराबोला की इक्वेशन किस पैटर्न पे होती है, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन समझाया। ठीक है बेटा? यस सर। और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। हाँ, अब किसी को कोई डाउट हो रहा है, कुछ दिक्कत, आप पूछ सकते हैं। चलो बहुत अच्छे, अगर सबने यहाँ सीख लिया तो बहुत अच्छा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो तो आपने कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ तक जो हमने पढ़ रखा है उसको समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। तब उसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा भाई? आपने पीछे देखा पैराबोला होगा। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब a > 0 यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ, ओपनिंग अपवर्ड्स का मतलब ऐसा ग्राफ होगा, ये वाला। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा वाला ग्राफ होगा नीचे की तरफ, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खुलता हुआ ग्राफ होगा, तो ये वाला ग्राफ होगा शेप उसका। तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। a < 0 मतलब a यहाँ पर नेगेटिव है, a > 0 इसकी बात हो रही है, एक्चुअली में इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी बात ये यहाँ पर हो रही है, ओपनिंग अपवर्ड्स वाले मतलब a > 0 की बात, मतलब a यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ऐसा कुछ शेप होगा। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ओपनिंग डाउनवर्ड्स कुछ ऐसा शेप होगा, इसमें a नेगेटिव है, <0 है, और वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करती जाएगी। आ रही बात समझ में क्या? यस सर। यस सर। यस Sir, for uniformly accelerated motion, the graph should be straight line, no, sir. Diagonal. Graph should be what? A straight line. It should. Which graph? XT graph, VT graph, किस ग्राफ की बात कर रहे हैं? AT ग्राफ। हाँ, AT ग्राफ सही। यहाँ पे हम XT ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये X है, T है, ये X है, T है, XT ग्राफ की बात कर रहे हैं। Sir, but here they have given that the XT graph is a parabola, sir. हाँ, तो पैराबोला ही तो है बेटा, ये पैराबोला का एक पार्ट है, पूरा पैराबोला नहीं आपको दिखाया जाएगा, एक पार्ट बनेगा। Sir, for uniformly accelerated motion, the graph of AT graph should intersect that origin, no, sir. That uniformly accelerated, no, then it will not be uniformly accelerated. AT graph should be like this. This is constant acceleration, sir. Yes, uniformly accelerated means what? Constant acceleration. Uniform acceleration, I thought it is a slope. No. Uniform accelerated means acceleration is constant, and its graph will be like this. Either like this when a is greater than 0, or like this when when this is acceleration, when a is less than 0. Okay, sir. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें जिसमें 0 तो नहीं है एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ कैसा होगा? आपको पता है वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। वीटी ग्राफ आपका ऐसे होगा, ये वीटी ग्राफ होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, इंक्रीज करता जाएगा या तो डिक्रीज करता जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जिसकी इक्वेशन आपने y = mx + c आपने बताई मुझे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि सब कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर? क्लियर है सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, बहुत।
स्लोप जो होगा फिर उससे आपको एक्सेलरेशन निकलेगा। अब वीटी ग्राफ का स्लोप निकालना है, स्लोप बताया था थीटा, फिर थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका बताया था कि वो जो थीटा है वो क्या है, उसका tan लेंगे तो वो स्लोप होगा। स्लोप मतलब ये y वाली क्वांटिटी अपॉन x वाली क्वांटिटी। वीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब dv अपॉन dt, xt ग्राफ में स्लोप का मतलब dx अपॉन dt, at ग्राफ में स्लोप का मतलब da अपॉन dt। da अपॉन dt हमारे काम की चीज नहीं। अच्छा, इन जनरल द स्लोप ऑफ टैंजेंट इन एक्सटी ग्राफ इज वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ में जो आप स्लोप लेते हो, ये जो अभी मैं बता रहा था कि एक्सटी ग्राफ में स्लोप का मतलब dx अपॉन dt और dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी, वही बताया इन्होंने। और जो वीटी ग्राफ में स्लोप लेंगे वो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे वीटी ग्राफ में स्लोप लोगे तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt मतलब एक्सेलरेशन। एरिया अंडर एटी ग्राफ, एटी ग्राफ के अंदर अगर आप एरिया निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। यहाँ क्या बताया मैंने आपको, यही तो बात बताई थी कि वीटी ग्राफ में निकालोगे आप तो क्या निकलेगा, वीटी ग्राफ में निकालोगे एरिया, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और निकाल लो कि अगर एरिया अंडर एटी ग्राफ निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। यानी कि सेम काम करोगे एटी ग्राफ के लिए तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ निकालोगे तो वेलोसिटी नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा भैया, एटी ग्राफ में निकालोगे तो ये चेंज इन नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। एटी ग्राफ की अगर हम बात करें और उसका हम एरिया निकालें यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करके अगर हम निकालेंगे एटी ग्राफ में तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। सेम चीज सेम काम, इसको बताना पड़ेगा कि समझ गए, यही सेम प्रोसेस आप एटी ग्राफ। सर कई पीवाईक्यूज में वो जो इक्वेशन देती है वो x और t की बजाय कोई और वेरिएबल्स में दे देता है, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम की डिपेंडेंसी या उसकी दे देता है, तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं? उसमें अभी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अभी आ रहा है, बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, लेकिन वो चीज नहीं पूछेगा जो आप समझ रहे हो। ठीक है हाँ सर, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन एटी ग्राफ सर? एटी ग्राफ you can't find. Okay. You have to go through processes if it is given equation. If it is given equation, then you can go through it. But if the equation is not given, by integrating double test. हाँ बेटा, अगर एटी ग्राफ आपको दिया गया है, ये एटी ग्राफ आपको दिया गया, मान लो ऐसे या ऐसे दिया गया है, तो एटी ग्राफ है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है सी, एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू सी। सब लोग सुनो, वरुण बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि अगर एटी ग्राफ दिया हुआ, या एक्सेलरेशन हो या टाइम हो, और आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो आप पहले ग्राफ की इक्वेशन लिख लोगे, a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपने लिख लिया। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू c। अब dv को रोक दिया, c dt कर दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तो मुझे ऐसे डेल्टा v की एक रिलेशन या वेलोसिटी की एक रिलेशन निकल करके आ जाएगी, ठीक है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही मोस्ट केसेस में रहेगा, और यहाँ पे ct और कुछ ct आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dx अपॉन dt, और उसके बाद ct। फिर उसके बाद क्या करना है, आप dx इज इक्वल्स टू ct dt कर दोगे। अब फिर इंटीग्रेट कर दोगे। आप जब इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे तो पोजीशन की इक्वेशन या एक्चुअल में चेंज इन पोजीशन की इक्वेशन आ जाएगी ऐसे, वैल्यूज रखने के बाद। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या कि AT से आप गए VT और VT से आप चले गए XT में। ये AT था, यहाँ आप पहुंच गए इक्वेशन निकाल करके किसमें, ये आप पहुंच गए VT में, ये आपका इक्वेशन था AT का, और अब यहाँ पहुंच गया किसमें, XT में। तो AT से इंटीग्रेट करके आप VT पहुंचोगे, और VT से इंटीग्रेट करके आप कहां पहुंचोगे, XT पहुंचोगे। बात समझ आई क्या? Yes, sir. हाँ बेटा, एक मिनट। चलो, तो ये अभी आएगा, आगे सारी चीजें अभी आगे आती जाएंगी, आप लोग अभी पूछते हैं। चलो मैं पहले एक क्वेश्चन ही लगा दूं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज इस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको दी गई है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया है इन बिटवीन 1 सेकंड 2 सेकंड।
1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो उसने किया होगा, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा, यानी कि ऐसे कुछ ग्राफ रहा होगा, कुछ भी ग्राफ रहा होगा, और ये यहाँ 1 सेकंड से लेकर के यहाँ 2 सेकंड तक, ये 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया गया है ना। इक्वेशन काहे में? वीटी की इक्वेशन है, एटी की इक्वेशन है कि एक्सटी की इक्वेशन है ये? हाँ, वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन दी गई है। हाँ, तो वीटी ग्राफ मैंने मान लो बना लिया ऐसे, और यहाँ 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक के बीच का जो एरिया है वो निकालना है, और वो एरिया आपको क्या देगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, बहुत ज्यादा एक्चुअली में ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं दिया गया। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे तो स्पीड तक की जगह क्या निकल जाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी को? यस सर। हाँ, अब बताओ वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी को क्या लिख दूं यहाँ पे मैं? dx इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। dt को इधर भेज देता हूँ तो dx इज इक्वल्स टू अल्फा टी dt प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, दोनों को मिलेगा ना? हाँ, अब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ इधर भी इधर भी। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन लिमिट बाद में रख लेंगे, ठीक है, अभी लिमिट की बात नहीं करते। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में बाद में, स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है। खैर, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अल्फा को बाहर सोच करके इंटीग्रेशन ऑफ टी dt, तो टी का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? टी। अब बताओ ये जो लिखा है ऊपर वाले, टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2 मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, लिमिट अभी रखूंगा मैं, प्लस की जगह प्लस लिख लो। अच्छा, बीटा डी टी स्क्वायर है, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो बीटा को बाहर सोच लो और टी स्क्वायर का बताओ मुझे, ये बीटा और टी स्क्वायर डी टी, तो बीटा तो बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टी क्यूब बाय 3। तो टी क्यूब बाय 3। हाँ, अब लिमिट डालते हैं, टाइम की लिमिट दे रखी है क्या? कहाँ से कहाँ तक का टाइम है? कहाँ से कहाँ तक? 1 सेकंड। यस, ये x इनिशियल x फाइनल है, आप समझ जाओ कि इसको रखोगे लिमिट तो डेल्टा x आएगा, तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, इसकी लिमिट रखोगे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा x बन जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे रखो, अपर लिमिट रखेंगे पहले कि लोअर लिमिट रखेंगे पहले? अपर लिमिट रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करोगे, सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा? 3 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बीटा बाई 3 होगा, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, कितना हो गया? 7 सॉल्व करोगे 7 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स यानी आ गया आपका 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर बीटा सर, क्या बेटा? ऑप्शन बी करेक्ट, नीरज ने सही बताया। सर ये 3 आएगा, 7 बाई 2। आपने आंसर गलत लिखा नीचे, 7 बाई 2 कर दिया आपने। हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। बात समझ में आई कैसे करना है? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना आपको वही कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने 1-2 बार क्लास में उसको हाईलाइट किया था, कि ये कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो आपको तीन वेरिएबल दिखेंगे और आपको इक्वेशन 2 दिखेगी। तो क्या बताया था मैंने कि जब 3 वेरिएबल हो और इक्वेशन 2 दिखे तो आपको कैसे करना होता है? कौन बताएगा? जब देखो बनाओगे इसमें तो 3 वेरिएबल दिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात होगी, यहाँ पर पढ़ लो क्वेश्चन कि डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम t एस। जो डिस्टेंस कवर की जा रही है 1D मोशन में, वो टाइम के साथ कुछ इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। वो डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस vt प्लस c, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल x पर डिपेंड कर रहा है, यानी a और x के बीच में कुछ तो रिलेशन आ रहा है, कुछ भी रहेगा। a इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट और x रहेगा, x के ऊपर पावर कोई भी माइनस n रहेगी, कुछ इस तरीके से आपकी रिलेशन बैठेगा। तो जब आप यहाँ पे करोगे ना, करने जाओगे तो इसमें आपको 3 इक्वेशन मिलेगी और 3 वेरिएबल मिलेंगे आपको। वेरिएबल तो 3 मिलेंगे लेकिन इक्वेशन 2 होगी। तो मैंने आपको समझाया था कि देखो बेटा, आप लोग अप्रोच याद रखा करो। एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे एक स्मॉल ए ऑलरेडी है। तो आपको अप्रोच समझाया था कि जब 3 वेरिएबल और इक्वेशन 2 तो क्या करना चाहिए। कौन बताएगा मुझे? तुम लोगों को बताया था कि किसी और को बताया था? तुम्ही लोग को तो शायद बताया था मैंने।
आप लोग को नहीं बताया था बेटा? तो आप लोगों को शायद नहीं बता रहा होगा, मैंने बताया था कि जब ऐसा होगा ना तो आप कुछ इस तरीके से इक्वेशंस को अरेंज करोगे ना कि अरेंज करके वो वैल्यू एग्जैक्ट उसमें पुट हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन को अरेंज करना होगा ना कि वो वैल्यू को अगर आप एग्जैक्ट अरेंज करके डालोगे ना तो सेकंड वाली इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करके फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे ना तो होगा क्या कि दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल बचेगा और उस एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ये समझा दूं क्या, करवा दूं क्या ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। देखो अब इसमें दिया गया है कि आपको निकालना है एक्सेलरेशन का जो डिपेंडेंसी है x पर x टू द पावर -n के फॉर्म में है। तो पहले हम डिपेंडेंसी निकाल तो लें, फिर से कंपेयर कर लेंगे। अब आपको इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। इस इक्वेशन को क्या करूं मैं सबसे पहले? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। हाँ, तो डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। और कुछ बचेगा आगे? कुछ नहीं लगेगा। dx by dt। हाँ, dx by dt लगेगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम टाइम का वेरिएबल नहीं ना है, कोई और वेरिएबल है। कोई और वेरिएबल पर रूल तो लगा देते हैं, अपॉन dt लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको मैंने समझाई है और आपको ये चीज पहले से भी पता है। अब उसके बाद a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर ही रहने दो। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t। क्या कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा एक्स्ट्रा? डेरिवेटिव लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि t की इक्वेशन थी, t का वेरिएबल था और t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई अलग से डेरिवेटिव नहीं लगे। bt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? b। c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, dx अपॉन dt कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेलोसिटी v बन जाएगी और ये 2at प्लस b बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को इधर भेज दे रहा हूँ, xv इज इक्वल टू उधर भेजूंगा तो at प्लस b बाई 2 बन जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक बात? अब एक काम करो, फिर से आप वो लगाओगे डिफरेंशिएशन, फिर से लगाओगे डिफरेंशिएट। इसलिए फिर से कर रहा हूं ताकि क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, जैसा क्वेश्चन में उन्होंने बोला। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। बताओ, x को रोकेंगे dv अपॉन dt करेंगे प्लस v को रोकेंगे dx अपॉन dt करेंगे। ऐसे ही लगता है ना प्रोडक्ट रूल में? का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a। और b बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, टी अपॉन dt क्या बन जाएगा? कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? एक्सेलरेशन। लिख रहा हूं मैं जानबूझ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आए सभी को? प्लस dx अपॉन dt कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? v भी मल्टीप्लाई होकर v स्क्वायर इज इक्वल टू k आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। तब b बाई 2 कहाँ गया? बेटा b बाई 2 कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। b भी कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, 2 भी कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। a कांस्टेंट नहीं है वहां पर? नहीं, स्मॉल ए कांस्टेंट है बेटा, स्मॉल ए कांस्टेंट है। वो जब डिफरेंशिएशन है तो वो अलग हो जा रहा है। वो 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में ना बेटा, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ at अगर मैं करूंगा इस टर्म को तो कांस्टेंट a बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग में क्या बचेगा? dt ऑफ a बाहर निकाल दिया तो t बचेगा, तो dt अपॉन dt कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा? 1। a इंटू 1 क्या बन जाएगा? a। आई बात समझ में? अब अगर मैं ऑफ b बाई 2 करूंगा तो b बाई 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। सर यहाँ पे x स्क्वायर 2x से dx dt कैसे बन गया? x स्क्वायर 2x से dx dt कैसे बन गया? ये डिफरेंशिएशन का रूल है बेटा। अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है सर? 2x होगा ना फिर तो? 2x होगा। dx बाय dt क्यों आ रहा है? dx बाय dt क्यों आया? क्योंकि सेम वेरिएबल को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना हम, कोई अलग वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर वहां t स्क्वायर होता तब वो सिंपल 2t आ जाता, लेकिन अगर x स्क्वायर है तो 2x तो आएगा, लेकिन साथ में उसका एक डेरिवेटिव dx अपॉन dt भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो रूल 2v तो लग जाएगा, लेकिन dv अपॉन dt को साथ में लाना पड़ेगा। अगर a स्क्वायर होगा तो, या a क्यूब मान लो होगा तो 3a स्क्वायर बन तो जाएगा, लेकिन साथ में da अपॉन dt डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, टी अलग है और ए अलग है। यहाँ पे सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, वी अलग है, टी अलग है। यहाँ पे सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, एक्स अलग है, टी अलग है, इसलिए डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है, शुरू में मुझे पता है कि तुम लोग यही बात पूछोगे, यही कंफ्यूजन होगी, और उसी टाइम मैंने हाईलाइट करवा दिया था, ये बात पूछवा दिया था। बात समझ आई क्या? ये डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं। यस सर। हाँ, अब एक चीज देखो बेटा आप लोग कि यहां पर आप देखोगे, हाँ यहाँ पे ए एक्स प्लस, अब वी स्क्वायर को उधर भेज दे रहा हूं तो मैं ए माइनस वी स्क्वायर बन गया, करेक्ट? यहां तक बात समझ में आई क्या? यस यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मिनट, अरे यार ये तो गायब ही हो जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बताइएगा, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर? 16 है ना? अच्छा 16। ठीक ठीक। चलो आ जाओ। अब यहां पे देखो हमारे पास ये एक इक्वेशन थी। अब मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा। ठीक है, मेरे पास दो ही इक्वेशन बन के आ रही, एक एक्स वी और टी में इक्वेशन, एक्स वी टी, तीन वेरिएबल की एक इक्वेशन इधर हो गई, और यहाँ पे एक और इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक्स एक्सेलरेशन ए और वी, यहाँ पे तीन वेरिएबल की इक्वेशन है ना। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है, वी है और टी है, और यहाँ पर एक्स है, ए है और वी है। बेसिकली देखा जाए एक्स वी टी, और ये तीन वेरिएबल में इक्वेशन इधर है और तीन वेरिएबल में इक्वेशन इधर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसा अरेंज करूंगा, कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा कि सारी चीजें कट पिट जाएं। और यही मैंने आपकी क्लास में या दूसरे वाले बैच में ये बताई थी कि कैसे हमें ये चीज को करना होगा। इस चीज को करने का तरीका ये है कि अरेंज करना होगा, थोड़ा समझना होगा। शायद आपके बैच में भी ये बात बताई थी। तो मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूं और मैं इस इक्वेशन को एक्स वी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी बाई 2 को बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए टी प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही किया क्या मैंने कि गलत किया? सही किया। सही। चलो अब इसको स्क्वायर को खोलते हैं। ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। चाहिए क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। यस 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 सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 280 इंटू बी बाई 2 280 इंटू बी बाई 2 2 कैंसिल हो गया, 80 भी बचेगा। अब ये सारी चीजें तुम छोटी छोटी मत पूछा करो बच्चों, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। चलो अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए टी बी को एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और ए टी बी को साथ लिख लो, और बचा साइड में बी स्क्वायर अपॉन 4, उस पर ध्यान मत दो। अब ए स्क्वायर टी स्क्वायर और ए टी बी में से मैं ये देख रहा हूं कि मैं कॉमन ले सकता हूं ए। मैं क्या लिख सकता हूं, कॉमन ए। अच्छा एक इक्वेशन यहाँ पे दी है, तो एक्चुअल में बताऊं हमारे साथ हुआ क्या है। एक्चुअल में हमारे पास 4 वेरिएबल है। फिर से मैं बात शुरू कंप्लीट कर दूं। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई, लेकिन वेरिएबल 4 है। एक x है, यहाँ दिख रहा है आपको, एक t है, यहाँ दिख रहा है आपको, एक v है, यहाँ दिख रहा है आपको, और एक a है, यहाँ हो गया। तो इक्वेशन 3 है। अब वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? 4। वेरी गुड। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इक्वेशन को पकड़ के कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ये मैथ्स का खेल है, ये आप कितनी अच्छी मैथ्स है वो उसका खेल है, यहाँ पे मेरा कोई खेल नहीं। अब इस वाले पार्ट में देखो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मैं वापस से लिख रहा हूँ नेक्स्ट में, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए टी बी था, और बी स्क्वायर बाई 4 था। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन में से मैं कॉमन ले रहा हूँ ए कॉमन लूंगा तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बनेगा, और ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा। ये बात समझ आई क्या? यस। क्यों किया मैंने, क्यों किया? यस सर। क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे मुझे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी दिख रहा है, और ए टी स्क्वायर प्लस बी टी यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस सी के इक्वल नहीं हो जाएगा? हाँ, तो बस मैं यहाँ पर हाँ एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल, क्या समझ नहीं आया? यस सर। यहां तक समझ में आया? लास्ट तक, यहां तक?
अब उसके बाद मैंने उसी इक्वेशन को दोबारा लिखा। यस सर। करेक्ट, इनकरेक्ट? यस सर। अब इन दो, जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इन दोनों में से मैंने सिर्फ ए कॉमन ले लिया है। यस सर। ठीक है सर। अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? एटी स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, और एटीबी में से ए कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? बीटी। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ब्रैकेट में एटी स्क्वायर प्लस बीटी, और पहली इक्वेशन में मुझे क्या दिख रहा था? यहाँ पे भी एटी स्क्वायर प्लस बीटी दिख रहा था। करेक्ट? यस सर। यस सर। हाँ, नहीं समझ में आया बोलो। एटी स्क्वायर प्लस बीटी दिख रहा था, तो एटी स्क्वायर प्लस बीटी को मैंने अकेला कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया, सी को उधर भेज दिया। तो जब मैं सी को उधर भेजूंगा तो एटी स्क्वायर प्लस बीटी किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। यही समझ में आया आप लोग को? सर आ गया। नहीं समझ में आया किसी को तो बताओ। सर आ गया सर। एक्स स्क्वायर माइनस सी करेंगे। अब एटी स्क्वायर प्लस बीटी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। करेक्ट है क्या? यस सर। अब ये इस ए एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो वी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको यहाँ देखो, यहाँ पर थर्ड वाली इक्वेशन में ए माइनस वी स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? यस सर। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? वी स्क्वायर माइनस ए लिखा है। यस सर। तो इधर से माइनस कॉमन लेके उधर भेज दे क्या? यस सर। तो ये a माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका माइनस पलट के माइनस ए सी से प्लस ए सी हो जाएगा, और इसका प्लस पलट के प्लस से माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सही है क्या? यस सर। यस सर। अब a माइनस वी स्क्वायर को रोक देते हैं और x स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो a माइनस वी स्क्वायर को रोक दिया मैंने, x स्क्वायर को उधर भेजा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये क्या बचा है हमारे पास? ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। सही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, इक्वेशन 3 से बताओ a माइनस वी स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स ए के इक्वल है क्या? एक्स ए। तो a माइनस वी स्क्वायर की जगह एक्स ए मतलब एक्सेलरेशन कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये ब्रैकेट में सब कांस्टेंट है क्या कि वेरिएबल है? ब्रैकेट में कुछ, इस वाले ब्रैकेट में कोई वेरिएबल है कि सबके सब कांस्टेंट है? कांस्टेंट। हाँ, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, माइनस बी भी कांस्टेंट अपॉन बी स्क्वायर भी कांस्टेंट अपॉन 4 भी कांस्टेंट। अच्छा, एक्स को उधर भेज देता हूं मैं, तो नीचे एक्स जाएगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। ठीक है। तो अब आप देखोगे बी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये ऊपर कांस्टेंट हो गया और इक्वल है। अब जब मैं कांस्टेंट और इक्वल को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब। करेक्ट है? यस सर। अब इन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन किसके पर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे? एक्स टू द पावर माइनस एन डिपेंड कर रहा है। करेक्ट? यस सर। हाँ, तो रहेगा एक्स टू द पावर माइनस 3। ये एक्स टू द पावर माइनस एन लिख सकते हैं, डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो या ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे वैसे भी आप समझ लो। तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन डायरेक्टली एक्स को ऊपर ले जाएंगे -3। अब उन्होंने बोला था कि एक्सेलरेशन एक्स के पावर माइनस एन पे डिपेंड कर रहा है, तो अब आप उसी चीज से कंपेयर करके बता दोगे कि एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? -3। अरे बेटा माइनस पॉजिटिव 3 आएगा। पावर माइनस एन जो उन्होंने बोला है, वो बोला है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स टू द पावर माइनस एन। जो हमने सॉल्व किया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स माइनस 3। तो कंपेयर करो, एन की वैल्यू 3 आएगी कि -3 आएगी? 3 आएगी। 3। तो आपने एन की वैल्यू निकाल दी। कैसे? बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। ये भैया बेटा जेईई मेंस का सवाल है तो ऐसे करना पड़ेगा। 2020 का शिफ्ट है, हमेशा इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अप्रोच यहाँ आपको सीखना होगा। क्या बेटा? सर वो dx/dt एक बार मुझे बता दो सर, वो कैसे होगा? बेटा कौन सा वाला? ये dx/dt वाला? हाँ, मतलब वो उसमें क्यों नहीं लगा दूसरे में? ये बेटा ये मैथ्स, जब आप मैथमेटिकल टूल पढ़ते चैप्टर, या आपने फिजिक्स में आपको फिजिक्स में पढ़ा नहीं होगा, या चेन रूल में शुरू में पढ़ा नहीं होगा। अब दिसंबर में तो ये बातें सही नहीं है बताना, जनवरी आ गया है 2025, लेकिन फिर भी आप देखो और आप पढ़ो। नहीं है मुझसे दोबारा पूछो। होता क्या है कि हम इसको बोलते हैं, देखो इसका नाम तो मुझे नहीं आता रहा, क्या बोलते हैं इसको? सर ये मेरी फर्स्ट ही क्लास है, आज से ही ज्वाइन किया है मैंने। नहीं तो बेटा ये आप 11th क्लास में हो और 11th क्लास के जनवरी में आ गए। जनवरी में आते आते सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है।
सर वो आता है, लेकिन ये वाला ये तो बेटा जब पढ़ाया जाता है ना डिफरेंशिएशन, तभी बता दिया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और प्रोडक्ट वाला कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, टर्म्स के ऊपर टर्म्स वाला कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अभी जो सर आपने बताया था बस उसी को एक बार बता दो सर। फिर से उसी को बता जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको इक्वेशन दी है कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, या मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो लिखोगे कैसे, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट सर। हाँ, अब यहाँ पे जब रूल लगाओगे, डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये रूल कहता है आपका। तो ये एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन का रूल लगाओगे तो 2 नीचे आएगा और एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन ये जो आप डिफरेंशिएट कर, जो इक्वेशन दी गई है वो वेरिएबल x है, और जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। ये सर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अलग चीज को देखो, डिफरेंशिएट तो अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना। यस सर। हाँ, तो जब अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम साथ ही साथ उस वेरिएबल का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, उस वेरिएबल मतलब x वेरिएबल का डेरिवेटिव dx अपॉन dt लगा करके मल्टीप्लाई कर देते। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, अब बताओ क्या होगा आंसर। सर 2x 2x होगा। अच्छा बेटा समझा दे रहा हूं, n = 3x। बस अब क्या लगाऊं, क्या मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कि नहीं लगाऊं। नो सर वो आपने x के रिस्पेक्ट में किया है। हाँ, जब सेम वेरिएबल हो तब कोई एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। किसी और वेरिएबल के साथ कर रहे हो तो तुम रूल तो लगा सकते हो, लेकिन साथ में वो डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में सर। लेकिन जो ये वाली इक्वेशन थी इसके अंदर ये टाइम तो dx/dt में, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो थी। हाँ, इक्वेशन टाइम के टर्म्स में दी थी, पहली वाली इक्वेशन। ठीक, आगे इधर लेफ्ट साइड में x नहीं दिख रहा है क्या आपको। हाँ इसमें x है। हाँ, तब उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dx अपॉन dt आना ही पड़ेगा। इधर डिफरेंशिएट यहाँ पे कोई डेरिवेटिव लगाया क्या, राइट साइड में मैंने कहीं कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लगाया है क्या। नो सर। ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ बेटा ओके चलो सर। अब ये हाँ ठीक है, चलो मैं पहले क्लास को ओवर कर दूं, फिर उसके बाद जो आप लोग का डाउट है वो कंप्लीट करता हूं। तो देखो ज्यादा हमारा बचा नहीं है, अब हमारा देख लो क्या बचा रह गया है। ज्यादा नहीं कुछ बचा है हमारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। रिलेटिव मोशन इन 1D आज मैं पढ़ाता, लेकिन आप लोगों का सोचा इंटीग्रेशन अच्छे से करा दूं। कुछ खास है नहीं, सेपरेशन भी कुछ खास नहीं है, ये भी रिवर प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब खास नहीं है, आसानी समझ में आ जाएगा। आप लोग कहते हैं सर हमेशा कहते हैं क्लास में, स्कूल में नहीं करवाया रिवर वाला जो भी। हाँ, तो वो सिलेबस में नहीं रहा होगा ना आप लोग के, आप रहा होगा मुझे नहीं पता बेटा। समराइज करते हैं। आज तो हमने ज्यादा कुछ तो सीखा नहीं। आज हमने क्या सीखा है, इंटीग्रेशन सीखा है, और हमने क्या किया है, PYQs लगाए हैं, और क्या सीखा था हमने, बस इंटीग्रेशन ही तो सीखा। ग्राफ 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 सर डिस्प्लेसमेंट निकालना VT ग्राफ से। इंटीग्रेशन में 3 ही पार्ट, 2 पार्ट हो गए ना। आप डेल्टा x कैसे निकालोगे, VT ग्राफ से निकालोगे। आप डेल्टा v किससे निकालोगे, AT ग्राफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे शाबाश। और ग्राफ सीखा, सीख रहे हो ना। देखो बेटा, भले ही हमारा सिलेबस थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा हो, लेकिन आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ये बताओ। यस सर। आज देखो बेटा, मैं तो चाहता हूँ ये सारे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन मैं सब लगवा दूं, लेकिन तुम्हें देखो कितना सारा टाइम लग जाता है। तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, फिर मुझसे आके पूछो। यहाँ पे अप्रोच पहले बता चुका हूं मैं कि अगर 3 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तब कैसे करेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे इक्वेशंस में। वही किया मैंने, अरेंज किया इक्वेशन को और निकाला AT स्क्वायर प्लस BT की वैल्यू रखा, फिर अरेंज किया V स्क्वायर माइनस A की वैल्यू रखा, और फिर सॉल्व करके मैंने निकाल लिया, और इस तरीके से n की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद आज का क्लास नोट PYQ मॉड्यूल सिंगेज हमने लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबॉडी। सर इसमें अटेंडेंस कैसे लगती है। अटेंडेंस बेटा लग जाती है आपके जो